हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम पदार्थ विज्ञान का एक और नया टॉपिक जो कि है प्रमाण एवं परीक्षा, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और एकदम आसान से टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंस की बात करता हूँ तो एक तो आपका ये परीक्षा एवं प्रमाण और दूसरा एक और टॉपिक जो कि कौन सा है, आप्तोपदेश प्रमाण, है ना, जो कि कौन सा है, आप्तोपदेश प्रमाण। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर से मिलाकर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 26 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक है, किसका टॉपिक है, ये पेपर 2 का टॉपिक है। ठीक है, पेपर 2 का टॉपिक है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि परीक्षा एवं प्रमाण से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा और करीबन 2 से 3 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करता हूँ तो अक्सर यहाँ पर एमसीक्यूज जो होता है वो प्रमाणों की संख्या पर आ जाता है ना, प्रमाणों की संख्या। आगे यहाँ पर एक हेडिंग है प्रमाणों की संख्या, तो वहां से एमसीक्यू से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वह अगर मैं 5 मार्क्स की बात करता हूँ, 5 मार्क्स में किस तरह से पूछेगा, तो यहाँ पर 5 मार्क्स में आप देखेंगे जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रमाण की डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर दी गई है, जैसे कि बात करते हैं प्रमा, जैसे कि बात करते हैं प्रमेय, जैसे कि बात करते हैं प्रमाता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए प्रमा, प्रमेय और प्रमाण की परिभाषा बताइए उदाहरण सहित। तो इस तरह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देखना आपके सीनियर्स के पेपर उठाकर, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिख जाएगा इनके डेफिनेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और टॉपिक है जो कि क्या है, चतुर्विध प्रमाण, है ना, जो कि क्या है, चतुर्विध प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक तो ये चतुर्विध प्रमाण और दूसरा इन सबकी डेफिनेशंस। ठीक है, साथ ही में ये वाला जो चैप्टर है प्रमाण एवं परीक्षा, ये आपका एक प्रकार से बेसिक में भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप देखना पदार्थ विज्ञान में पेपर 2 जो है वहां पर पूरा पूरा पेपर 2 जो का जो सिलेबस है वो प्रमाण से रिलेटेड ही है। मतलब आज के इस लेक्चर में तो हम क्या करेंगे, प्रमाण का बेसिक देखेंगे कि प्रमाण का मतलब क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रमाण का क्या महत्व है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कितने दर्शनों ने कितने प्रमाणों को माना है, कितने आचार्यों ने कितने प्रमाणों को माना है, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। मतलब एक प्रकार से ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो एक प्रकार से आपका प्रमाणों से प्रमाणों के रिगार्डिंग एक बेस को तैयार कर रहा है। लेकिन पेपर 2 जो है पूरा देखेंगे तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण आएगा, उसके बाद अनुमान प्रमाण आएगा, आप्तोपदेश प्रमाण। तो इस प्रकार से पूरा पेपर 2 वो प्रमाण से रिलेटेड ही है। साथ में दर्शन में भी आपको प्रमाणों से रिलेटेड जानने को मिल जाएगा। जैसे कि बात करते हैं चारवाक दर्शन की बात करते हैं तो इसमें एक ही प्रमाण को माना जो कि है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रमाण जो एक प्रकार से बेसिक्स है। अगर आप दर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, अगर आप दर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको प्रमाणों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रमाणों का उल्लेख जो है दर्शनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें, न्याय दर्शन में मतलब सबसे ज्यादा जो प्रमाणों की चर्चा की गई है वो किसमें की गई है, न्याय दर्शन में की गई है। इसीलिए इस न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रमाण जो है वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा आयुर्वेद में, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम पूरा प्रमाण को देखेंगे कि प्रमाण का मतलब होता क्या है। ठीक, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आयुर्वेदा एप्लीकेशन है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ठीक है, आप अगर 2024 बैच के स्टूडेंट हैं, यानी कि अभी आपने एडमिशन लिया है, तो आपके लिए मैंने सुश्रुत 2.0 कोर्स लॉन्च किया है। तो आप उस कोर्स को देखिए, है, और वहाँ पर डेमो लेक्चर मैंने अपलोड करे हैं, तो आप डेमो लेक्चर को देखिए। ठीक है, कोर्स को विजिट कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपको डेली लेक्चर मिलेगा, लेक्चर का आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी क्लासेस जो वो स्टार्ट हो गई है ना। पहले मैंने वेलकम ऑफर लगाया था, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए थे या ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा था, तो बच्चों को पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है,
और वो क्लासेस भी सर्च नहीं कर रहे थे कि कौन पढ़ाता है आयुर्वेद में, ठीक है। तो मेरे पास फिर कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर आप एक बार फिर से हमारे लिए वेलकम ऑफर को एक्टिवेट कर दीजिए। तो मैंने आप सभी के लिए फिर से आपकी डिमांड पर वेलकम ऑफर को एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। ये ऑफर जो है वो कब तक रहेगा, 5 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। तो 5 दिसंबर तक अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको ये वाला जो कोर्स है सुश्रुत 2.0 जो कोर्स है जो कि 4000 रुपये का है, ठीक है। तो आप वेलकम ऑफर ये क्या है, ये कूपन कोड है ना। वेलकम ऑफर क्या है, कूपन कोड है। तो इस कूपन कोड को अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करने के बाद जो आप 4000 का कोर्स है इसी कोर्स को आप 2500 में ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही सस्ता है ना। मतलब आप अगर आपका अगर बर्थडे होगा तो इससे ज्यादा आप क्या करेंगे, एक बर्थडे पार्टी में उड़ा दोगे, ठीक है। तो बहुत ही सस्ते प्राइस में है ना, बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको पूरा आयुर्वेदा पढ़ा रहा हूँ, मतलब पूरे 7 सब्जेक्ट। अगर मॉडर्न भी देख ले तो वो भी अलग एक सब्जेक्ट ही मान सकते हैं, क्योंकि पढ़ाना तो मेरे को सब कुछ है। भले एनाटोमी में 60% मॉडर्न से आएगा, 40% आयुर्वेद से आएगा, लेकिन पढ़ाना सब कुछ है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप 7 सब्जेक्ट मान लीजिए, तो 7 सब्जेक्ट को देखिए आप मात्र 2500 में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस है ना। तो जाइए, जिसको भी रेगुलर क्लासेस चाहिए, शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें चाहिए है ना, नोट्स चाहिए, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक। चलिए, अब बहुत ज्यादा प्रमोशन हो गया है, अब हम टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मैं आपके लिए लाइनें लेकर आया हूँ, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक। तो देखिए, आयुर्वेद नॉट ओनली गिव्स इंपॉर्टेंस टू द सब्सटेंस इन द यूनिवर्स बट ऑल्सो टू अटेन द नॉलेज ऑफ द सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि आयुर्वेद ने इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ थे उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, बल्कि उनको क्या किया, बट ऑल्सो टू अटेन द नॉलेज ऑफ द सब्सटेंस, बल्कि उनसे नॉलेज देने की भी कोशिश करी, यानी कि उनको जानने की भी कोशिश करी है। जैसे कि आप सभी को पता है इस ब्रह्मांड में 2 तरह के पदार्थ है। मैं आपको पदार्थ निरूपण टॉपिक पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, एक सत पदार्थ, दूसरे क्या असत पदार्थ। सत पदार्थ यानी कि जिनका होने का भाव है, जिनका एग्जिस्टेंस है, और असत पदार्थ यानी कि जिनका होने का भाव नहीं है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस संसार में जितने भी सत पदार्थ है और असत पदार्थ है, तो इन सभी को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी आयुर्वेद ने, बल्कि इनको जानने की भी क्या करी है, कोशिश करी है, ठीक है। विदाउट गेटिंग द नॉलेज द वेद कैन नॉट प्रोसीड इन हिज प्रोफेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर वैद्य को नॉलेज नहीं होगा, है ना, ज्ञान नहीं होगा, तो आपके उसके प्रोफेशन में कैसे आगे प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। एंड हेंस आयुर्वेद एक्सप्लेन्स एंड एक्सेप्ट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक टू अटेन द नॉलेज, ठीक है। और जिसके द्वारा जाना जाता है, ज्ञान प्राप्ति की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम परीक्षा बोलते हैं। आगे हम डिटेल में इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, अभी एक प्रकार से मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आयुर्वेद ने जितने भी पदार्थ है संसार में उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, बल्कि उनको जानने की भी कोशिश करी है। याद करिए, जब मैं आपको आयुर्वेद निरूपण पढ़ा रहा था तो शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था कि हम पदार्थ विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। तो पदार्थ विज्ञान हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको मैंने एक सिद्धांत बताया था, कौन सा, लोक पुरुष साम सिद्धांत, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है और ये अपना जो शरीर है, इन दोनों के बीच में क्या है, साम्यता है, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उनको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, यानी कि हम जो है लिविंग बीइंग जो है, उसका इस यूनिवर्स से क्या रिलेशनशिप है। वो प्रॉपर्टीज के बेस पर हो सकता है, वो फंक्शंस के बेस पर हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो है वो इस यूनिवर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मान लो हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई व्याधि उत्पन्न होती है, किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न होता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये हमारा जो यूनिवर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे कि ऋतु आप ले लो, तो ऋतु के अनुसार भी हमको क्या करना पड़ता है, हमारे आहार को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। क्यों हम चेंज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो आसपास की चीजें हैं, ये जो सीजन है, ये जो ऋतु है, इनका हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमको फिर क्या करना पड़ता है, ऋतु के अकॉर्डिंग हमारे आहार विहार को लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जानना कि हमारा जो शरीर है वो यूनिवर्स से किस तरह से रिलेशनशिप रख रहा है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में कैसे चेंजेस ला रहा है, ठीक है। तो इन सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आयुर्वेद ने क्या बोला कि जितनी भी चीजें हैं इनको इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन साथ में इनको जानना भी जरूरी है। यानी कि आयुर्वेद ने इनको इम्पोर्टेंस तो दी ही, लेकिन दे ही मतलब आयुर्वेद ने जितने भी पदार्थ थे उनको इम्पोर्टेंस तो दी है, लेकिन साथ में उनको जानने भी
की भी कोशिश करिए। और वो जो जानने के साधन है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम परीक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर दर्शन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग द मीन्स ऑफ नॉलेज। the main subject matter discussed in दर्शन शास्त्र स्पेशली इन न्याय दर्शन। तो मैंने आपको बताया था ना कि दर्शनों में भी आपको प्रमाणों का उल्लेख देखने को मिल जाएगा, और सबसे ज्यादा दर्शनों का जो उल्लेख देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलेगा, न्याय दर्शन में देखने को मिलेगा। इसीलिए इस न्याय दर्शन को हम क्या बोल देते हैं, इसीलिए इस न्याय दर्शन को हम प्रमाण शास्त्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रमाण शास्त्र भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रमाण दर्शन प्रमाण शास्त्र। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक और लाइन बोलेगी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी रोग एवं रोगी की परीक्षा के लिए प्रमाण की आवश्यकता अनिवार्य है। ठीक है, तो इसको आप समझिए, इसका मतलब क्या हो गया। देखिए, आप जब क्लिनिक ओपन करेंगे तो आपके पास जब कोई क्या आएगा, रोगी आएगा। ठीक है, आपके पास जब क्या आएगा, कोई रोगी आएगा, जिसकी मान लो, अब इसको मैं कहाँ समझाऊं, यहाँ समझाता हूँ, है ना। अब देखो, आप थोड़ा मजे लो यार, थोड़ा मजे से पढ़ो। ठीक है, बोरिंग होकर मत पढ़ना। देखो, तो जैसे कि मान लो आपके पास कोई क्या आया, रोगी आया, है ना। रोगी कहाँ बनाऊं, चलो थोड़ा ऊपर बताता हूँ, जहाँ स्पेस हो, है ना। देखिए, अभी आप समझिए कि प्रमाण का मतलब क्या होता है। देखो, प्रमाण का असली मतलब क्या है। देखो, जैसे कि बात करते हैं, है ना, रोग और रोगी की परीक्षा में प्रमाणों की क्या महत्ता है, उसको आप देखिए। जैसे कि मान लो ये रोगी आया आपके पास, अब ये क्या, इसको तो रोग है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं रहेगा ना इसका फेस, है ना। तो ये मान लो क्या, ये कोई रोगी है। ठीक है, ये आपके पास आया, है ना, ये क्या है, आपके पास आया, आप तो क्या है, आप एक डॉक्टर हो, है ना। आप क्या डॉक्टर हो, ये आपका क्या टंगा, स्टेथोस्कोप टंगा हुआ है ना। ये आपका क्या टंगा हुआ है, स्टेथोस्कोप टंगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो, आप एक डॉक्टर हो, है ना। ये आपके पास आया, रोगी आया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस रोगी की परीक्षा करेंगे कि उसको कौन सा रोग है। ठीक है, तो आपने क्या किया, परीक्षा के लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है, परीक्षा के 3 साधन है। आयुर्वेद में क्या बोला गया है, परीक्षा के कितने साधन है, 3 साधन है। पहला दर्शन, यानी कि आप देख कर परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, रोगी की परीक्षा के 3 साधन है। एक देख कर, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, स्पर्शन, है ना। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, तीसरा आप प्रश्न पूछकर। ठीक है, प्रश्न पूछकर। ठीक है, तो दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ये 3 तरीके हैं रोगी की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये रोगी आपके पास आया, तो आपने क्या किया, उसको स्पर्श किया, मतलब स्पर्श इंद्रिय के द्वारा आपने उसको क्या किया, स्पर्श किया। आपने क्या किया, इसको आपने आपकी स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, है ना, आपने इसको क्या किया, अपनी स्पर्श इंद्रिय के द्वारा क्या किया, स्पर्श किया, है ना, स्पर्श किया। तो स्पर्श करने से आपको ये ज्ञात हुआ कि इसका टेम्परेचर क्या हुआ है, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। आपने क्या किया, स्पर्श करने से आपने ये पता लगाया कि इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसका मतलब आपने अनुमान लगाया कि इसको क्या है, इसका बुखार है, इसको क्या है, बुखार है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रोगी की परीक्षा आपने किसकी सहायता से करी, आपने इस स्पर्श इंद्रिय की सहायता से करी। ठीक है, और जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने स्पर्श इंद्रिय के द्वारा आपने क्या किया, स्पर्श किया, और स्पर्श करने से आपको ज्ञात हुआ कि इसको क्या हुआ है, ज्वर है। ठीक है, तो ये जो स्पर्श इंद्रिय है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रमाण हो जाएगा। स्पर्श इंद्रिय जो है ये क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। प्रमाण की डेफिनेशन ही यही है कि जिसके द्वारा क्या किया जाता है, यथार्थ ज्ञान का, है ना, इसके द्वारा क्या किया जाता है, यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जाता है ना, यथार्थ ज्ञान का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्पर्श इंद्रिय जो है वो क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने आपकी स्पर्श इंद्रिय से उसको स्पर्श किया, उससे आपने पता लगाया कि इसको क्या है, ज्वर है। ठीक है, तो ये ज्वर क्या है, ये क्या है, यथार्थ ज्ञान है, ये क्या यथार्थ ज्ञान है। ठीक है, तो जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जाता है वह क्या होता है, वो प्रमाण कहलाता है। और यहाँ पर ये कौन सा प्रमाण है, ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ये होता है कि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना, इंद्रियों के द्वारा जो
ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आपकी स्पर्श इंद्रिय से इस रोगी की परीक्षा की, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोगी की परीक्षा में भी, रोग एवं रोगी की परीक्षा में भी प्रमाणों की काफी ज्यादा महत्ता है। इसको आप एक और उदाहरण से समझिए कि आपके पास रोगी आया है ना, आपने उसको देखा, आपने उसको देखा, तो आप किससे देख रहे हैं, आप आपकी चक्षुर इंद्रिय से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं आप आपकी चक्षुर इंद्रिय से देख रहे हैं, यानी कि आप आपकी आंखों से देख रहे हैं। आंखें क्या है, आपकी चक्षुर इंद्रिय बोलेंगे उसको अपन। ठीक है, तो आपने इस रोगी को देखा और आपने देखा कि इसकी आंखें पीली है, इसकी स्किन जो है वो पीली पीली है, तो इसका मतलब इसको क्या है, इसको क्या है, इसका मतलब ये किसके लक्षण है, पीलिया के लक्षण, यानी कि इसको क्या है, इसको पीलिया है या जोंडिस है, क्या है इसको पीलिया या क्या है, जोंडिस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, आपने यहाँ पर क्या किया, रोगी की परीक्षा करी, किससे करी, इस चक्षुर इंद्रिय से करी। तो जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान, ये क्या हो जाएगा, आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। तो जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो प्रमाण हो जाएगा। तो ये चक्षुर इंद्रिय जो है ये क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। और प्रमाण में भी ये कौन सा प्रमाण हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण ही। किसका उदाहरण है, प्रत्यक्ष प्रमाण का, यानी कि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रोग एवं रोगी की परीक्षा में भी प्रमाण जो है वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि प्रमाण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि आयुर्वेद में जितने भी जो पदार्थ है इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, जबकि इनको जानने की भी कोशिश करी है। ठीक है, और वो जो जानने का साधन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। इन प्रमाणों का दर्शनों में भी आपको उल्लेख देखने को मिल जाएगा, और सबसे ज्यादा जो प्रमाणों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा वो किसमें आपको देखने को मिलेगा, न्याय दर्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और रोग एवं रोगी की परीक्षा के लिए भी प्रमाणों की सहायता होती है। ठीक है, चलिए, तो देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, प्रमाणों की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। चलिए, तो अभी हमने एकदम प्रमाण का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम प्रमाण की निरुक्ति को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर प्रमाण शब्द की निरुक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, यानी कि जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था यथार्थ ज्ञान। आप समझ लीजिए यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या होता है। देखो, यथार्थ ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, यथार्थ ज्ञान का मतलब ये होता है कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, ये यथार्थ ज्ञान कहलाता है। नहीं समझे, उदाहरण के थ्रू समझिए आप। ठीक है, देखो सारी चीज का मैं उदाहरण दे देकर आपको बताऊंगा तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, यथार्थ ज्ञान के अनुभव को प्रमाण कहा गया है। ठीक है, ये प्रमाण की डेफिनेशन होती है, एग्जाम में जाकर लिखा जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। आप समझिए यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या होता है। यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या होता है, आपको एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई गाय है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके सामने क्या है, आपके सामने कोई गाय है। ठीक है, आपके सामने कोई गाय खड़ी हुई है। ठीक, अब आप बस सुनते जाओ यार, है ना, मजा आएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, फटाफट। अधिक लेक्चर के 40 मिनट का लेक्चर होगा यार, है ना, बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसके लिए मैं क्या जानबूझ के थोड़ा आपको मजे से पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या, ये गाय है, गाय को थोड़ा अच्छा बना लेते हैं यार, गाय माता है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। देखो, तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, गाय बनाता हूँ, गाय बनाता हूँ। ज्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है, अब गाय को एज्यूम कर लेना, आपकी गाय है ना, ये गाय है, ये क्या है, गाय है ना, गाय है। ठीक है, मान लो गाय है, और ये आप, ये कौन हो, ये आप हो, ये आप हो। ठीक है, ये कौन, आप हो। ठीक है, तो यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा, जो वस्तु जैसी है, मैंने क्या बोला, यथार्थ ज्ञान मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना, है ना, ये क्या कहलाएगा, ये यथार्थ ज्ञान कहलाता है। तो आपके सामने क्या खड़ी हुई है, आपके सामने ये गाय खड़ी हुई है, तो आपने इसको देखा अपने चक्षुर इंद्रिय से। ठीक है, और इसको गाय ही समझा, ना कि इसको गधा समझा। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना क्या कहलाता है, यथार्थ ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर आपने किससे देखा, आपकी चक्षुर इंद्रिय से देखा। किससे देखा आपने, आपकी चक्षुर इंद्रिय से देखा, यानी कि ये क्या है, आपका चक्षुर इंद्रिय, ये मतलब आपने क्या किया, आपने प्रत्यक्ष किया यहाँ पर, है ना, आपने आपकी चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता से इस गाय को देखा, और इस गाय को गाय के रूप में ही आपने क्या किया, इसको ग्रहण किया।
ना कि इसे गधा समझा। तो ये क्या है, ये आपका यथार्थ अनुभव है। तो जिसके द्वारा यथार्थ अनुभव किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ पर आपने किसके द्वारा किया, आपकी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो इंद्रियों के द्वारा जिस ज्ञान की, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, ये गाय मतलब आपने चक्षुर इंद्रिय से, आपने प्रत्यक्ष प्रमाणों से इस गाय को देखा और इस गाय को गाय ही समझा। तो ये क्या है, यथार्थ अनुभव है। और जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाता है वह क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। थ्रू विच रियल नॉलेज, देखिए आप आगे ना, रियल नॉलेज इज अटेन्ड इज नोन एज प्रमाण, ठीक है। प्रमाण के पर्याय देखिए, प्रमाण को परीक्षा बोला गया। अब एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, है ना, आपको ये जो प्रमाण है दर्शनों में आपको जो प्रमाण है ना, ये प्रमाण के नाम से मिलेगा। मतलब दर्शनों में आपको प्रमाण के नाम से मिलेगा। और वही चीज अगर आप चरक में देखेंगे, चरक संहिता में देखेंगे, तो चरक संहिता में यही प्रमाण जो है इसका नाम क्या बोल दिया, इसका नाम परीक्षा बोल दिया, ठीक है। दोनों है एक ही चीज, प्रमाण और परीक्षा दोनों एक ही चीज है। चरक संहिता में प्रमाण जो परीक्षा नाम से देखने को मिलेगा और यही परीक्षा दर्शन में प्रमाणों के नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये उपलब्धि बोल सकते हैं, इसको अपन साधन भी बोल सकते हैं, है ना, और हम क्या बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति की बात करते हैं। तो माँ धातु में अगर आप क्या करते हैं, प्र उपसर्ग करते हैं, अन प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बनता है, प्रमाण शब्द बनता है। और यहाँ जो माँ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रमाण की परिभाषा, अब देखो, अब यहाँ पर प्रमाण की परिभाषा आ गई है। मैंने आपको पहले बता दिया है, यथार्थ जिसके द्वारा क्या किया जाता है, यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, है ना, यथार्थ अनुभव प्रमाण। तो प्रमाण, अब देखो मैंने बोला ना, यथार्थ अनुभव जो होता है ना, मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रमा कहलाता है ना। तो क्या बोला यहाँ पर, यथार्थ अनुभव प्रमा, यानी यथार्थ अनुभव को हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं, ठीक है। और उसका जो साधन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, यथार्थ अनुभव को हम क्या कहते हैं, प्रमा। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर क्या किया, गाय को देखा और गाय को गाय के रूप में ही ग्रहण किया। इस गाय को आपने गाय के रूप में ही ग्रहण किया, मतलब जो वस्तु जैसे उसको उसी रूप में ग्रहण करना। तो आपने क्या किया, गाय को देखा और आपने चक्षुर इंद्रिय से गाय को देखा और इस गाय को गाय के रूप में ही ग्रहण किया, ना कि इसे गधा माना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका यथार्थ अनुभव हो जाएगा। और ये यथार्थ अनुभव है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रमा कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रमा कहते हैं। और जिसके द्वारा जाना जाता है ना, यानी कि जो प्रमा है, प्रमा के साधन को क्या कहना है, प्रमाण कहा गया। जिसके यहाँ पर चक्षुर इंद्रिय क्या जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। कौन सा प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर यथार्थ अनुभव को क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। और इस यथार्थ अनुभव का जो साधन होता है, इस प्रमा का जो साधन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो द रियल नॉलेज और एक्सपीरियंस इज प्रमा, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है टू अटेन द नॉलेज इज प्रमाण, ठीक है। अब देखिए परीक्षा की, अब देखो प्रमाण और परीक्षा दोनों हालांकि है एक ही चीज, लेकिन थोड़ा सा परीक्षा में अलग डेफिनेशन बोल देते हैं। अलग इन द सेंस क्या कि दोनों बात एक ही चीज को कह रहे हैं। प्रमाण की डेफिनेशन को देखेंगे, परीक्षा की डेफिनेशन को देखेंगे, दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर परीक्षते यया बुद्धिया सा परीक्षा, यानी कि बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का मतलब आप ज्ञान इंद्रिय ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ज्ञान इंद्रिय को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि इंद्रिय बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ज्ञान इंद्रिय भी सब ले सकते हैं, है ना। तो अर्थात बुद्धि के द्वारा जिस प्रकार से परीक्षण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परीक्षा कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, द बुद्धि थ्रू विच इन्वेस्टिगेशन इस, इसको हम क्या बोलेंगे, परीक्षा बोलेंगे। आगे आप देखिए, यहाँ पर आगे एक और डेफिनेशन देखते हैं, परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूप मनया इति परीक्षा, यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा वस्तु के रूप का यथावत स्थापित किया जाता है या जाना जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। तो आप देखिए सब लोग एक ही चीज को बोल रहे हैं, जितने यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं हम परीक्षा की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वो एक ही चीज को बता रहा है कि यथार्थ, जिसके द्वारा क्या कहता है, यथार्थ अनुभव किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं, ठीक है। चलिए, या परीक्षा कहते हैं।
ठीक। तो थ्रू विच रियल नॉलेज, देखो वही चीज बोल रहे बार बार, थ्रू विच द रियल नॉलेज इज ऑफ सब्सटेंस इज ऑब्टेन इज नोन एज प्रमाण। तो आई होप आप सभी को प्रमाण का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रमाण का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं एक सिंगल लाइन में बोलूं तो प्रमाण का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण या परीक्षा कर देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर क्या बोला, प्रमाणेर अर्थ अवधारणम परीक्षा। यहाँ पर क्या बोला, प्रमाणों की सहायता से अर्थ का अवधारण करना या ज्ञान करना क्या कहलाता है, परीक्षा कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोला, प्रमाणों की सहायता से, है ना, ज्ञान को क्या करना, ज्ञान का अवधारण करना, है ना, ज्ञान का या अर्थ का अवधारण करना क्या कहलाता है, परीक्षा कहलाता है, ठीक है। तो चरक ने प्रमाणों का वर्णन करते समय परीक्षा, मैंने आपको पहले बोला था ना, चरक ने प्रमाण को ही क्या बोल दिया, परीक्षा बोल दिया, ठीक है। और दर्शनों में आपको यही परीक्षा जो है प्रमाण के नाम से मिलेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ भी हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा, और डेफिनेशन में यहाँ पर सिर्फ एक ही बात की गई है कि जिसके द्वारा, है ना, अलग अलग तरीके से एक ही बात को बोला है कि जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, आपको आगे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखने को मिली, जैसे बात करते हैं प्रमा, अप्रमा, प्रमेय, प्रमाता। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का। बोल देगा प्रमा, अप्रमा और प्रमेय जो है इनका डिफाइन कीजिए विथ एग्जाम्पल, इनके उदाहरण सहित। तो मैं उदाहरण भी आपके लिए लेकर आया हूँ हर चीज का। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमा। प्रमा का मतलब क्या जाएगा, यथार्थ अनुभव प्रमा। मैंने आपको पहले बोला यथार्थ ज्ञान का जो अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, या कि यथार्थ अनुभव जो होता है उसे प्रमा कहते हैं, ठीक है। यथार्थ अनुभव को ही क्या बोला गया है, प्रमा बोला गया, यानी कि जो वस्तु जैसी है, यथार्थ ज्ञान का मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमा कहते हैं, ठीक है। तो यथार्थ ज्ञान का जो अनुभव होता है, यथार्थ अनुभव जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रमाण कहते हैं। तो आप यहाँ पर इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि रात में, है ना, रात में क्या होता है, अब उदाहरण देखिए यहाँ पर, देखिए रात में चांदी में चांदी का ज्ञान, इसको आप देखो, एक उदाहरण आप देखिए, मैंने क्या बोला यहाँ पर, यथार्थ अनुभव को हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। और यथार्थ अनुभव का मतलब क्या हो जाएगा, जो वस्तु जैसे उसको उसी रूप में ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, यथार्थ अनुभव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि चांदी में चांदी का ज्ञान, यानी कि मान लो ये क्या है ना, ये क्या है, आपके सामने क्या रखी हुई है, मान लो चांदी रखी हुई है, ठीक है। तो इस चांदी को चांदी ही ग्रहण करना, ना कि इसको पत्थर ग्रहण करना, है ना कि इसको क्या करना, पत्थर ग्रहण करना, ये क्या आपका यथार्थ अनुभव है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको गाय का एग्जाम्पल दिया था, तो उस गाय को आपने देखा और गाय को गाय ही ग्रहण किया, ना कि उसको गधा समझा, तो ये क्या होता है, ये यथार्थ अनुभव का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोला हमने, प्रमा मतलब क्या हो जाएगा, यथार्थ अनुभव को हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। और यथार्थ अनुभव का मतलब जो वस्तु जैसे उसको उसी रूप में ग्रहण करना। जैसे कि बात करते हैं, आपके सामने मान लो कोई चमकती हुई चीज है ना, कोई चमकती हुई चीज है, जैसे कि वो क्या है, चांदी है, तो उस चांदी को चांदी ही समझना, ना कि उसे क्या करना, पत्थर समझना, ठीक है। आपके सामने अगर मान लो गाय खड़ी हुई है, तो उस गाय को गाय ही समझना, ना कि उसे गधा समझना। तो ये क्या कहलाएगा, यथार्थ अनुभव है कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है, ठीक है। वही अगर हम इसके जस्ट ऑपोजिट की बात करते हैं, अप्रमा, तो अप्रमा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या होता है, यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ ज्ञान के अनुभव, यथार्थ अनुभव को हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। तो उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर अप्रमा हो जाएगा, अयथार्थ अनुभव प्रमा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अयथार्थ अनुभव को हम क्या कहते हैं, अप्रमा कहते हैं। यानी कि जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में ग्रहण न कर, मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वह न समझकर कोई अन्य वस्तु समझना। जैसे कि बात करते हैं रात में है ना, अंधेरा है, तो अंधेरे में अगर मान लो जमीन पर रस्सी पड़ी हुई है और आप जा रहे हैं, आपका पैर रस्सी से लग जाता है, ठीक है। तो उस है तो रस्सी, लेकिन उसको रस्सी ने समझकर आपने क्या समझ लिया, उसको सांप समझ लिया, ठीक है। तो जो वस्तु जैसी है उसको वह न समझकर कोई अन्य वस्तु समझना क्या कहलाएगा, अप्रमा कहलाएगा। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर रस्सी को सांप समझना, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये अप्रमा का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए, रात्रि में रस्सी को सांप समझना अथवा चमकती हुई चीज को चांदी समझना। वहां पर हमने क्या बोला था, वहां पर हमने क्या देखा था, प्रमा में जो वस्तु जैसी उसको वैसे ही ग्रहण करना, तो वो क्या कहलाएगा, प्रमा। अगर आपके सामने चांदी का टुकड़ा रखा हुआ है ना,
तो उस चांदी को चांदी ही ग्रहण करना, कि पत्थर, तो क्या करेगा, प्रमा। उसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर, अप्रमा, यानी कि जो वस्तु जैसी है उसको वह न समझकर कोई अन्य वस्तु समझना। जैसे कि बात करते हैं रात में, है ना, रात में आपने मान लो रस्सी से आपका पेड़ टकराया अंधेरे में, ठीक है, तो उस रस्सी को साफ समझना, उस रस्सी को रस्सी न समझना, और रस्सी न समझकर क्या समझना, साफ समझना, तो ये क्या कहलाएगा, ये अप्रमा कहलाएगा। जो वस्तु जैसे उसको वह न समझकर कोई अन्य वस्तु समझना क्या कहलाता है, अप्रमा कहलाता है। वैसे ही अगर मान लो कोई चमकती चीज है ना, अगर मान लो कोई चमकती चीज है, कोई चमकती चीज है ना, कोई चमकती चीज है, ठीक है, तो भले वो चांदी नहीं है, लेकिन उसको आपने क्या समझना, चांदी समझना, क्योंकि आपको पता है हर चमकती हुई चीज क्या होती है, चांदी होती है। अगर आपने इस तरह से जान लिया, है ना, चांदी का मतलब अगर आपने ये जान लिया कि हर चमकती हुई चीज जो है वो क्या कहलाएगी, चांदी कहलाएगी। तो रात में आपने चमकती हुई चीज को चांदी मान लिया, लेकिन वो चांदी है ही नहीं, है ना, वो चांदी है ही नहीं, कोई अन्य चमकती हुई वस्तु है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अप्रमा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वस्तु जैसी है उसको वह समझकर अन्य वस्तु को समझना क्या कहलाता है, अप्रमा कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप इन शॉर्ट में देखें तो जो वस्तु जैसी उसको उसी रूप में ग्रहण करना, ये प्रमा, यथार्थ अनुभव प्रमा, ठीक है। और जो वस्तु जैसी है उसको वह न समझकर कोई अन्य वस्तु समझना, है ना, ये क्या कहलाएगा, ये अप्रमा कहलाएगा, ठीक है। प्रमा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रमा का एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं, आपने गाय को देखा तो गाय को गाय ही समझना, ठीक है। आपके सामने चांदी का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो चांदी को चांदी ही ग्रहण करना, न कि पत्थर समझना। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्रमा का, रात में आपने क्या समझा, रस्सी को सांप समझ लिया, जबकि वो सांप है ही नहीं। तो जो वस्तु जैसी है उसको वह न समझकर कोई अन्य वस्तु समझना, ये क्या है, ये अप्रमा है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रमेय। प्रमेय क्या हो जाएगा, तो यो अर्थ प्रमीयते तत् प्रमेयम, है ना। तो प्रमाणों के द्वारा जिनका अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है, वह प्रमेय कहलाता है, ठीक है। तो प्रमाणों की सहायता से, जैसे कि वहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि वो क्या थी, गाय थी, है ना। जैसे कि आप हो, ये आप हो, और आपके सामने क्या खड़ी हुई है, आपके सामने ये गाय खड़ी हुई है, ठीक है, ये गाय खड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, प्रमाणों के द्वारा जिनका अनुभव किया जाता है, तो आपने यहाँ पर किससे देखा गाय को, प्रत्यक्ष प्रमाण से इसका अनुभव किया, किससे किया, प्रत्यक्ष प्रमाण से, है ना, चक्षुर इंद्रिय से किया, है ना, और इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंद्रियों से, है ना, आपकी जो चक्षुर इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय से इस गाय को देखा, ठीक है, और इस गाय को आपने गाय ही समझा, ना कि गधा समझा, ठीक है। तो ये जो गाय है प्रमाणों के द्वारा क्या किया जाता है, जिसका अनुभव किया जाता है ना, जिसका अनुभव किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रमेय कहलाता है। तो ये गाय क्या कहलाएगी, ये गाय आपकी प्रमेय कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए आप क्या बोले, यहाँ पर प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका गाय क्या हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं जिसकी बात करते हैं, आपने क्या देखा, चांदी के टुकड़े को देखा, ठीक है, आपने क्या किया, चांदी के टुकड़े को देखा, किससे, आपके चक्षुर इंद्रिय से, ठीक है। तो ये जो चांदी है, ये चांदी जो है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रमेय हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमेय कहते हैं। तो चांदी का टुकड़ा भी प्रमेय हो जाएगा। वहां पर रस्सी का हमने एग्जाम्पल दिया था, तो रस्सी क्या हो जाएगी, प्रमेय हो जाएगी, यानी कि जिसका अनुभव किया जाता है तो वो क्या है, वो प्रमेय है, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार 12 प्रमेय बताए गए, जैसे कि बात करते हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ठीक है। तो ये अगर नाम आपको याद नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्याय दर्शन ने कितने माने, 12 प्रमेयों को माना है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं द सब्जेक्ट विच आर अंडरस्टूड, यानी कि जिस भी वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो वस्तु जो है, प्रमाणों के द्वारा जिस भी वस्तु को हम समझ रहे हैं, तो वो वस्तु जो है वो क्या कहलाएगी, वही प्रमेय कहलाएगी, ठीक है। अब प्रमाता की बात करते हैं, तो जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो क्या कहलाएगा, प्रमाता कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब देखिए, है ना, अब देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक कौन है, ये आप हो, है ना, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपने क्या देखा, आपने गाय को देखा, ठीक है, किसके द्वारा देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देखा, यानी कि इंद्रियों के द्वारा देखा, और इंद्रिय क्या आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। तो आपने
आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से इस गाय को देखा, और प्रमाणों के द्वारा जिसको अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो प्रमेय कहलाता है। तो गाय आपकी क्या हो जाएगी, प्रमेय कहलाएगी। ठीक है, और प्रमाणों के द्वारा जिसको अनुभव हो रहा है किसी वस्तु का, तो किसको हो रहा है, आपको। ये गाय को कौन ग्रहण कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप प्रमाता कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे, प्रमाता। ठीक है, तो जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है प्रमाणों के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रमाता कहलाएगा। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, प्रमाता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो आपने गाय को देखा, आपने गाय को देखा, तो गाय तो क्या है, गाय क्या है, प्रमेय है, और आप क्या हो जाएंगे, आप प्रमाता हो जाएंगे। किसके द्वारा देख रहे हैं आप, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देख रहे हैं। ठीक है, देखिए भारतीय दर्शनों के अनुसार ज्ञान का अधिकरण जो वो क्या होता है, आत्मा। तो यहाँ पर आप इसको समझने के लिए ज्ञान उत्पत्ति क्रम देखिए, है ना, ज्ञान उत्पत्ति क्रम देखिए। तो ज्ञान उत्पत्ति क्रम क्या बोलता है, जैसे कि आप एक उदाहरण को देखिए, वहां पर हमने जो उदाहरण दिया था उसको फिर ले लिया। जैसे कि आप हो, ये है ना, ये आप हो, तो आपने क्या देखा, आपने इस गाय को देखा, है ना, आपने क्या देखा, इस गाय को देखा, इस गाय को देखा। ठीक है, किससे देखा, आपके चक्षुर इंद्रिय से देखा। किससे देखा, आपने आंखों से देखा, यानी कि आपकी चक्षुर इंद्रिय से देखा। ठीक है, आपकी चक्षुर इंद्रिय से देखा। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस गाय जो है, ये जो गाय है, गाय यानी कि ये जो प्रमेय है, ठीक है, ये जो प्रमेय है, तो इसके ज्ञान की प्राप्ति जो है वो किस प्रकार से हुई। तो आयुर्वेद में एक प्रकार से ज्ञान उत्पत्ति क्रम बताया गया है। ज्ञान उत्पत्ति क्रम ये बोलता है कि सबसे पहले क्या करती है, आत्मा जो है वो क्या करती है, मन के साथ, आपकी जो आत्मा है वो क्या करेगी, मन के साथ संयोग करेगी। फिर और ये मन जो है वो क्या करेगा, फिर इंद्रियों के साथ संयोग करेगा। मन जो है वो इंद्रियों के साथ क्या करेगा, संयोग करेगा। ठीक है, और फिर जो इंद्रिया है वो क्या करेगी, अपने अर्थ को ग्रहण करेगी। वो क्या करेगी, अपने अर्थ को क्या करेगी, ग्रहण करेगी, और तब जाके आपको क्या होगा, ज्ञान होगा। तब जाके आपको ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से ज्ञान उत्पत्ति क्रम बताया गया है आयुर्वेद में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो आत्मा है ना, आपको इस गाय के ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, जब आपकी आत्मा आपके मन के साथ संयोग करेगी। फिर मन जो है इंद्रियों के साथ, यहाँ पर आप गाय को किसे देख रहे हैं, चक्षुर इंद्रिय से देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी आत्मा आपके मन के साथ संयोग करेगी, आपका मन जो है फिर इस चक्षुर इंद्रिय से संयोग करेगा। फिर चक्षुर इंद्रिय जो है वो अपने अर्थ को ग्रहण करेगी। तो चक्षुर इंद्रिय जो है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है रूप। रूप मतलब देखना। तो किसको देख रही है, इस विषय को देख रही है। तो तब जाके आपको फिर क्या होगा, ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से ज्ञान उत्पत्ति क्रम आयुर्वेद में बताया गया। सबसे पहले आत्मा जो होती है वो मन के साथ संयोग करती है, मन जो होते हैं वो इंद्रियों के साथ, इंद्रिय जो होते हैं अपने अर्थ के साथ, तब जाके आपको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि आयुर्वेद, भारतीय दर्शन ने ज्ञान का अधिकरण जो किसको माना है, आत्मा को माना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आत्मा ही तो क्या कर रही है, मन के साथ संयोग कर रही है। अगर आत्मा मन के साथ संयोग नहीं करेगी तो आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको इस प्रमेय को आप जान पाओगे, नहीं जान पाओगे, अगर आपकी आत्मा मन के साथ संयोग नहीं करेगी। तो इसलिए बोला गया है कि ज्ञान का जो अधिकरण है वो क्या, आत्मा ही है। आत्मा ही क्या करती है, मन के साथ संयोग करती है, मन इंद्रियों के साथ करता है, इंद्रियों के अर्थ के साथ, तब जाके आपको इस प्रमेय की प्राप्ति होती है, इसके ज्ञान होता है मतलब। ठीक है, अगर आत्मा नहीं करेगी तो आपको फिर आप आपके चक्षुर इंद्रिय देखने के बावजूद भी, है ना, चक्षुर इंद्रिय से देखने के बावजूद भी आप इसका ग्रहण नहीं कर पाओगे, जब तक आपका आत्मा जो मन के साथ संयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर यह बोला गया है भारतीय दर्शनों में ज्ञान का अधिकरण जो किसको माना है, वो आत्मा को ही माना है। यानी कि आत्मा ही क्या है, प्रमाता है, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं। जो क्या कर रहा है, ज्ञान का अनुभव ले रहा है। ठीक है, जो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, प्रमाता कहलाता है। तो यहाँ पर आत्मा ही तो क्या कर रही है, मन के साथ संयोग कर रही है, तब जाके आपकी चक्षुर इंद्रिय जो है वो क्या कर रही है, अपने विषय को ग्रहण कर पा रही है। अगर आत्मा नहीं करेगी तो चक्षुर इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण ही नहीं कर पाएगी, अपने अर्थ को ग्रहण ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि आत्मा ही प्रमाता है। ठीक, चलिए, क्योंकि जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो क्या कहलाता है, प्रमाता कहलाता है। अगर आत्मा नहीं करेगी संयोग तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। अतः आत्मा ही क्या है, आत्मा ही प्रमाता है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और उदाहरण देके आपको समझाया गया है, एक और उदाहरण देके यहाँ पर समझाया गया है, तो इसको आप जानने की कोशिश कीजिए। वो जो हमने टर्मिनोलॉजी देखे ना, इसको यहाँ पर डेफिनेशन से, डायग्राम से बताया गया। देखो, जैसे ये कौन, ये आप हो। ठीक है, ये कौन हो, मैं आपको लाया हूँ, है ना, ये मैं आपको लाया हूँ वापस। ठीक है,
आप क्या कर रहे हैं, आप अभी बैठे हुए हो, लेक्चर देख रहे हो, साथ में अगर आप नोट्स भी बनाते हो तो आपके सामने क्या रखी हुई, पेंसिल भी रखी हुई है, ठीक है, या पेन रखी हुई है, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके सामने क्या रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये वस्तु यानी कि पेंसिल रखी हुई है, ठीक है, ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको आपके चक्षुर इंद्रिय से देख रहे हो, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, आपकी चक्षुर इंद्रिय से देख रहे हो, है ना, आप आपकी चक्षुर इंद्रिय से इस वस्तु को देख रहे हो, ठीक है। और जो वस्तु जैसे उसको वैसे ही ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, यथार्थ अनुभव कहलाता है, ठीक है। और प्रमाणों, और जिसके द्वारा यथार्थ अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा, चक्षुर इंद्रिय आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रमाण हो जाएगा, ठीक है। और प्रमाण के द्वारा जो वस्तु जैसी उसको वैसे ही ग्रहण करना, यानी कि ये वस्तु जो है, ये वस्तु, और प्रमाणों के द्वारा जिसको जाना जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रमेय कहलाता है। तो आप ये क्या हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। और प्रमा, प्रमा का मतलब क्या होता है, यथार्थ अनुभव, मैंने बोला था ना, प्रमा, प्रमा का मतलब क्या हो जाएगा, यथार्थ अनुभव, यानी कि आपने क्या किया, आपके चक्षुर इंद्रिय से इस पेंसिल को देखा और इस पेंसिल को पेंसिल ही माना। अगर ये पेंसिल है तो इसको आपने पेंसिल ही माना, ना कि इसको रबर माना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, यथार्थ अनुभव। तो आपने क्या किया, जो वस्तु जैसे उसको वैसे ही ग्रहण करना क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है। तो आपने पेंसिल को चक्षुर इंद्रिय से देखा और आपने इसको पेंसिल ही माना, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई इसकी इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, आपको ये आपका यथार्थ अनुभव है, ठीक है। और इस वस्तु या इस पेंसिल का ज्ञान किसको हो रहा है, आपको हो रहा है, तो आप क्या कहलाएंगे, आप प्रमाता कहलाएंगे, आप प्रमाता कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक डेफिनेशन के थ्रू प्रमा, प्रमाता और प्रमेय को समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर आप हो और आपको क्या हो रहा है, इसकी प्राप्ति हो रही है, इस वस्तु की प्राप्ति हो रही है, तो आप क्या कहलाएंगे, आप प्रमाता कहलाएंगे, ठीक है। और यथार्थ ज्ञान के अनुभव को हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। तो आपने पेंसिल को देखा और पेंसिल को पेंसिल ही ग्रहण करा, पेंसिल को पेंसिल ही ग्रहण करा, तो ये क्या है, प्रमा कहलाता है, ठीक है। और प्रमाणों के द्वारा जिसको जाना जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रमेय। तो पेंसिल क्या जाएगी, प्रमेय हो जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन से बताया गया। अतः यहाँ पर देखिए, प्रमाता को, प्रमाता जो होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको, प्रमाता को प्रमेयों की, यानी कि प्रमेय मतलब प्रमाणों के द्वारा जिसको जाना जाता है प्रमेय कहलाता है। कि प्रमा जो होती है, प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव, वो किससे होती है, प्रमाणों से होती है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि प्रमाण के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है, 3 चीजों की, एक तो प्रमाता, दूसरा क्या जाएगा, प्रमेय, और तीसरा प्रमा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़िए, आई होप आपको समझ में आ गया हो, कोई डायग्राम है ना। चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने प्रमाणों की संख्या लेकर आया हूँ। ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट, इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले चार्वाक की बात करते हैं। तो चार्वाक ने एक ही प्रमाण को माना जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक ही को क्यों माना है, तो इसके कई सारे रीजन दिए गए, जो कि हम दर्शन में देखेंगे, ठीक। दर्शन चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो कि मैंने एक लेक्चर यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एप्लीकेशन में, ठीक है। जैसे ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं बाकी सारे लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये आपका बेसिक है। मैंने बोला था ना, आयुर्वेद में प्रमाणों का उल्लेख देखने को मिलेगा, सॉरी दर्शन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बाकी के लेक्चर नहीं दिए, पहला लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन दे दिया और रोक दिया, ताकि आपका एक बेस बन जाए, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपका ये जैसे ही कवर हो जाएगा, आप पूरा लेक्चर को देख लो, नोट्स को पढ़ लो, उसके बाद दर्शन की सीरीज में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर चार्वाक ने एक प्रमाण को माना, इंपॉर्टेंट संख्या, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं, है ना। वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। बौद्ध की बात करते हैं, जैन की बात करते हैं, ठीक है। सांख्य और योग की बात करते हैं, 3 प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, रामानुज और न्याय दर्शन की बात करते हैं, 4 प्रमाणों को मानना है। चरक की बात करते हैं, 4 प्रमाणों को मानना है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अपदेश और युक्ति की बात करते हैं, ठीक है। सुश्रुत ने 4 प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। प्रभाकर ने 5 प्रमाणों को मानना है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भट्टी मीमांसक की बात करते हैं, है ना। तो इन्होंने कितना माना है, इन्होंने 6 माना है ना। वेदांती पौराणिक की बात करते हैं, 8 प्रमाणों को माना है। तांत्रिक की बात करते हैं, 9 को माना है, ठीक है। और अन्य प्रमाण, अन्य जो है ना, उन्होंने 10 प्रमाणों को माना है, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर है और याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं प्रमाण इन आयुर्वेद, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं चतुर्विध परीक्षा विधि। तो यहाँ पर मैं आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कब, जब मैं आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, नहीं यार, आपको शायद पढ़ाया था, पदार्थ विज्ञान में देखा था हमने, देखो। तो यहाँ पर आप देखिए,
हाँ, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के पदार्थ होते हैं, सत पदार्थ और असत पदार्थ, जब मैं आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ाया था। ठीक है, चलिए तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आप आयुर्वेद कंसिडर प्रमाण एज द साधन फॉर गेटिंग नॉलेज। जैसे कि हमने देखा कि ज्ञान प्राप्ति का जो साधन वो क्या होता है, प्रमाण है। इंस्टेड ऑफ द वर्ड प्रमाण इट एक्सेप्ट परीक्षा, और आयुर्वेद में प्रमाण को ही क्या बोलते हैं, परीक्षा बोल दिया। यानी कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये चीज, अगर आप दर्शन में देखेंगे तो यही परीक्षा आपको प्रमाण के नाम से मिलेगा, और आयुर्वेद या चरक में देखेंगे तो यही प्रमाण आपको परीक्षा के नाम से देखने को मिलेगा। आचार्य चरक ने 4 प्रकार की परीक्षाओं का उल्लेख किया, यानी कि आचार्य चरक ने कितने प्रमाणों को माना है, 4 प्रमाणों को माना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिवित मेव खलु सर्व सच्चा सच्च तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम और युक्तिश्चेति। यहाँ पर यह बोला गया है कि संसार में 2 तरह के पदार्थ है, सच यानी कि एक तो क्या हो जाएगा आपका सत पदार्थ, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा असत पदार्थ, दूसरा आपका क्या हो जाएगा असत पदार्थ। ठीक है, और ये जो सत पदार्थ और असत पदार्थ है इनकी परीक्षा जो है वो किससे इन परीक्षा मतलब सत पदार्थ और असत पदार्थों को जो जानने का साधन है, तो उसके लिए 4 प्रमाण बताए, लेकिन सत पदार्थ और असत पदार्थों का हम 4 प्रमाणों से जान सकते हैं, तस्य चतुर्विधा परीक्षा। ठीक है, और वो क्या है, एक तो आपका आप्तोपदेश प्रमाण है, दूसरा आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, तीसरा आपका अनुमान प्रमाण है, और चौथा आपका कौन सा है, युक्ति प्रमाण है। ठीक है, आचार्य चरक ने परीक्षा का महत्व बताकर यह स्पष्ट किया है कि इस संस्कृति में 2 प्रकार के पदार्थ है, सत पदार्थ और असत पदार्थ, और उन सबकी परीक्षा जो होती है 4 प्रकार से की जाती है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, है ना, आप्तोपदेश प्रमाण और युक्ति प्रमाण। ठीक है, चलिए तो आप देखें यहाँ पर किससे, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, और आप्तोपदेश प्रमाण से और युक्ति प्रमाण से। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी इस संसार में पदार्थ है जो कि सत पदार्थ और असत पदार्थ है, इन सबकी परीक्षा किससे की जाती है, 4 प्रमाणों से की जाती है। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, चतुर्विध परीक्षा। ठीक है, चतुर्विध परीक्षा बोला गया। ठीक है, चलिए तो 4 प्रकार से हम परीक्षा कर सकते हैं सत पदार्थ को असत पदार्थ की। ठीक, अब 1 मिनट एक बार हमको चेक कर लीजिए माइक वगैरह सब कुछ, कभी कभी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है यार। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, डबल शूट करना पड़ता है, इसलिए देखना पड़ता है थोड़ा। अब देखिए अब चरक ने विमान स्थान में 3 प्रमाणों को एक्सेप्ट किया है ना, मतलब चरक ने सूत्र स्थान में 4 प्रमाणों को माना है, तो वही विमान स्थान में चरक ने 3 प्रमाणों को माना है। यानी कि उसने क्या किया, वहां पर विमान स्थान में, है ना, विमान स्थान में जो कि रोग की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो विमान स्थान में युक्ति प्रमाण को अनुमान में मानकर, किसमें, अनुमान में मानकर विमान स्थान में 3 प्रमाण की बात की गई है, कौन से, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ पर युक्ति प्रमाण को अनुमान में ही मान लिया। ठीक, सुश्रुत ने 4 प्रमाणों को माना है ना, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, इनको भी आप थोड़ा समझा दीजिए। तो एक बार शॉर्ट टर्म देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि इंद्रियों के द्वारा, है ना, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। अभी आप शॉर्ट में देखिए, अलग पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं चक्षुर इंद्रिय, है ना, चक्षुर इंद्रिय हो गया आपका, स्पर्श इंद्रिय हो गया आपका, ठीक है, घ्राण इंद्रिय हो गया, रस इंद्रिय हो गया। ठीक है, तो ये इन इंद्रियों से जानना ही क्या कहलाता है, किसी भी ज्ञान को प्राप्ति करना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ठीक है, आगम के बाद, अब यहाँ पर आगम को तो आप मत समझिए अभी, है ना, हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद अनुमान प्रमाण की बात करते हैं, तो अनुमान प्रमाण क्या हो जाएगा, है ना, चतुर्विध में बताता हूँ आपको शॉर्ट में। अनुमान प्रमाण की बात करते हैं, तो अनुमान का मतलब क्या हो जाएगा, अनुमान का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि मान लो आपने क्या करा, आपने एक बार किसी वस्तु को देखा, ठीक है, एक बार आपने किसी वस्तु को प्रत्यक्ष करके देखा, यानी कि चक्षुर इंद्रिय से देखा। ठीक है, चक्षुर इंद्रिय यानी कि आपके इंद्रियों से एक वस्तु को आपने जाना, प्रत्यक्ष किया, फिर बाद में फिर कभी अगर मान लो उस वस्तु का क्या तो उल्लेख आता है, तो भले ही वो वस्तु आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, अपने अनुमान से उसे पता लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। जैसे कि इसको बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कि जहां जहां पर क्या है, जहां जहां पर धुआं है वहां क्या होगी, अग्नि होगी। ठीक है, तो आपने मान लो एक बार प्रत्यक्ष देख लिया कि अग्नि जल रही है और अग्नि के साथ साथ क्या और धुआं भी निकल रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में पिक्चर बैठ गया कि जहां जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी, क्योंकि आपने एक बार प्रत्यक्ष कर लिया है। फिर बाद में अगर मान लो इन फ्यूचर, है दूर पहाड़ों पे अगर मान लो क्या लगी हुई, आग भी लगी हुई है। ठीक है,
और आप उसे देख रहे हैं, भले आपको अग्नि नहीं दिखाई दे रही है लेकिन धुआं निकल रहा है वहां पर, है ना, लेकिन आपको तो पता है कि जहां जहां धुआं वहां वहां क्या होगी, अग्नि होगी। तो आपने क्या किया, उस धुएं को देखकर आपने पता लगा लिया कि वहां पर क्या लगी, आग लगी हुई होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनुमान प्रमाण कहते हैं, ठीक है। डिटेल में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, अगला अगला यहाँ पर आप्तोपदेश प्रमाण। यहाँ पर आप्तोपदेश जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो आप, दूसरा क्या जाएगा उपदेश, यानी कि आप्त पुरुष के वचनों को ही क्या कहा गया है, आप्तोपदेश कहा गया है। तो आप्त पुरुष क्या होते हैं, आप्त पुरुष जो होते हैं वह पुरुष होते हैं जो रज और तम से क्या मुक्त है ना, जो हमेशा क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं, जिनको तीनों काल का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो इनके वचनों को क्या कहा गया है, आप्तोपदेश कहा गया। आपने देखा होगा ना, कई सारे बाबा होते हैं, है ना, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है ना, वो प्रवचन देते हैं और कई सारे लोग उनका सुनते हैं। तो इस प्रकार का जो होता है ना, आप्तोपदेश में आ जाते हैं। आपको एकदम आपकी लैंग्वेज में भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं युक्ति प्रमाण। युक्ति यानी कि योजना लगाकर आप क्या करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, है ना। इसको आप कुछ एक प्रकार उदाहरण से समझिए। उदाहरण ये दिया गया है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि बीज हो गया, है ना, बीज हो गया, ऋतु यानी कि सीजन, है ना, जल, बीज, ऋतु, सीजन और भूमि, ठीक है। ये चार का जब संयोग होता है तो क्या होता है, गेहूं यानी कि धान आदि, धान में आप सबको ले सकते, गेहूं, चावल वगैरह सब कुछ, तो इन सब की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और आप सबको पता है आयुर्वेद में ये बोला गया है कि हमारे जो शरीर क्या षट धात्वात्मक शरीर है, यानी कि 5 महाभूत और आत्मा से बना हुआ है। तो ये 5 महाभूत और आत्मा का भी कुछ इसी तरह से क्या होता है, संयोग होता है ना। और हमारी क्या होती है फिर एक चेतन तत्व, मतलब हमारे एक स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, योजना लगाकर क्या किया, प्रमाणों को जाना। आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आएगा, अभी ज्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है। अभी सिर्फ नाम याद कर लीजिए और आपको मैं शॉर्ट में बताया कि क्या होता है, ठीक है। तो योजना लगाकर ज्ञान की प्राप्ति करना वो युक्ति प्रमाण में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं है ना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, त्रिविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश, ठीक है। तो ये भी टॉपिक कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना, इसको स्टार लगा लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला कि आचार्य चरक ने तो कितने प्रमाण माने हैं, 4 माने हैं, है ना। सुश्रुत ने भी 4 प्रमाणों को माना है, ठीक है। विमान स्थान में हालांकि 3 मान लिए, युक्ति को अनुमान मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से 3-4 प्रमाण माने, ठीक है, आचार्य ने, चरक ने, ठीक है। लेकिन होते तो कई सारे प्रमाण है ना, 10 प्रमाण है, मतलब लगभग 10 प्रमाण है। तो बहुत सारे प्रमाणों का क्या हो गया है, बहुत सारे प्रमाणों का इन सारे प्रमाणों में क्या हो गया है, समावेश हो गया है ना। इन सारे प्रमाणों में क्या हो गया, समावेश हो गया। जैसे कि बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में किसका हो गया है, चेष्टा और अभाव प्रमाण का हो गया है, यानी कि चेष्टा और अभाव दोनों किसमें आ गए, प्रत्यक्ष प्रमाण में आ गए, ठीक है। अनुमान प्रमाण में उपमान का, अर्थापत्ति का, संभव का, युक्ति का, यानी कि ये 4 प्रमाण जो है वो किसमें ले लिया, इनको एक ही माना है, अनुमान, ठीक है। और एथिया प्रमाण जो इसका समावेश किसमें हो गया, आप्तोपदेश में हो गया। इस प्रकार से टोटल प्रमाण कितने बच गए, 3 प्रमाण बच गए, यानी कि यही तीन क्या है, प्रधान क्या है, साधन है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बाकी सब प्रमाण जो है इनके अंदर क्या हो गए, समाविष्ट हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधन है वो क्या है, मेन ये 3 है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश प्रमाण। बाकी जो भी प्रमाण बताए हैं, है ना, अलग अलग आचार्यों ने जो भी प्रमाण बताए, तो उन सबका इसमें क्या हो गया, समाविष्ट हो गया, समावेश हो गया, यानी कि सब इसमें इन प्रमाणों में आ गए, ठीक है। चेष्टा अभाव प्रत्यक्ष में आ गया है, उपमान अर्थापत्ति संभव युक्ति और अनुमान में आ गया है, और एथिया प्रमाण जो है आप्तोपदेश में आ गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमाण, यानी कि प्रमाण की क्या महत्ता है। तो देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरे हम प्रमाणों को मिलाकर महत्ता बता रहे हैं, है ना। अलग अलग प्रमाणों की आपको अलग अलग चैप्टर में देखने को मिलेगा। जैसे बात करते हैं, अगर आप मेरे को यहाँ पर मेरे से आप बोले कि सर हमको प्रत्येक प्रमाण का महत्व बताइए, कुछ क्या महत्व है, अनुमान का महत्व बताइए, ठीक है, या युक्ति के प्रमाण का महत्व बताइए, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके अलग अलग चैप्टर, ये पूरे चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे, उनका महत्व को भी देखेंगे। अभी मैं आपको पूरे प्रमाणों का महत्व बता रहा हूँ, ठीक है, मिलाकर। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया, यहाँ पर सबसे पहला महत्व बताया प्रतिपत्ति का ज्ञान। प्रतिपत्ति का ज्ञान, तो प्रतिपत्ति का मतलब क्या होता है, प्रतिपत्ति का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई रोगी आया, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उस रोगी आया तो आपने क्या किया, उसकी परीक्षा करी, रोगी की परीक्षा करी, और उसकी परीक्षा करके आपने उसके रोग को पता लगाया, ठीक है, उसकी परीक्षा करके आपने उसके रोग को पता लगाया, है ना। पता लगाकर आपने फिर जो भी शास्त्रों में चिकित्सा बताई गई उस रोग से रिलेटेड, है ना, तो आपने फिर उसकी क्या करी, चिकित्सा करी। तो इस तरह से आपके पास रोगी आया,
आपने क्या की, उसकी परीक्षा करी, परीक्षा करके फिर उसके आपने उसकी क्या चिकित्सा किया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिपत्ति का ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए परीक्षायास्तु है ना, परीक्षास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, है ना। तो यहाँ के देखिए यहाँ पर प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का क्या है, प्रयोजन है। ठीक है, किसी रोगी के प्रमाणों के द्वारा परीक्षा कर उसके निश्चित स्वरूप एवं स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसकी सम्यक प्रकार से चिकित्सा जो की जाती है, जो कि शास्त्रों में बताई गई है, शास्त्र विधि में बताई गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिपत्ति ज्ञान। इन शॉर्ट में देखिए कि आपने क्या, आपके पास रोगी आया, आपने उसके रोग की क्या करी, उस रोगी की आपने क्या करी, प्रमाणों की सहायता से परीक्षा करी। ठीक है, और परीक्षा करके आपने रोग का पता लगा लिया, फिर वो जो रोग है उसकी क्या चिकित्सा है, तो शास्त्रों में जो भी उसकी चिकित्सा बताई गई है, ठीक है, तो शास्त्रों में जो चिकित्सा बताई गई है, तो उसके सहायता से आपने क्या किया, उसके रोगों को दूर किया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिपत्ति का ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रयोजन ये हो गया। दूसरा, आचार्यचरक परीक्षा का महत्व प्रतिपादित करते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, परीक्षा करके कोई भी कार्य को करते हैं, है ना, जो भी व्यक्ति परीक्षा करके किसी कार्य को करते हैं तो अपने कार्य में क्या होते हैं, वो कुशल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पर जो समस्त भावों के प्रमाणों द्वारा सम्यक प्रकार से क्या करते हैं, परीक्षा करने के बाद किसी कार्य को करते हैं तो अपने कार्य में क्या जरूर कुशल हो जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पर इस प्रकार से क्या बोला गया है, यानी कि आप जब भी कोई कार्य करें तो आप क्या करें, प्रमाणों के द्वारा क्या करें, आप करें उस कार्य की परीक्षा करने के बाद ही, मतलब किसी भी कार्य को आप जब क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं तो प्रमाणों के द्वारा उसको क्या कहते हैं भली प्रकार से जानते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, अपने कार्य में कुशल हो जाएंगे। क्योंकि ज्ञान पूर्वक कर्म आरंभ करने पर क्या होता है, उसमें सफलता जो होती है निश्चित ही प्राप्त होती है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर चतुर्विध परीक्षा, अगर आपसे पूछे कि प्रमाणों की क्या महत्ता है, तो आप उसमें चतुर्विध परीक्षा को भी लिख सकते हैं और साथ में पर त्रिविध परीक्षा को भी लिख सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लेना, है ना, मैं लाइव सेशन लूंगा तो वहां पर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर था। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से आपको यहाँ पर प्रमाण का मतलब भी समझ में आ गया होगा अब तक, यानी कि आपका एक बेस तैयार हो गया है। अब मैं आपको क्या करूंगा, दर्शन की सारी सीरीज जो है उसके लेक्चर्स में असाइन कर दूंगा। वहां पर मैंने ऑलरेडी लास्ट बेस जो थी वहां पर मैंने नास्तिक दर्शन पढ़ा दिया और आस्तिक दर्शन के 3 दर्शन पढ़ा दिए। 3 दर्शन नहीं पढ़ा है तो आपको और उनको साथ में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप उतने लेक्चर को देखिए, बाकी के जो 3 दर्शन जो कि मैंने नहीं पढ़ा है तो उनको मैं फ्रेश लेक्चर आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।